हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशनसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि डिफरेंस क्या है रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बीच में, और नेक्स्ट डिफरेंस हमने कवर किया था रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बीच में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ओशनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट के यहाँ पे आज की क्लास से हमने देखना है कि कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो इफेक्ट कर डालती हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है? बचते किस कंटेक्स्ट में लेते हैं कि कॉस्ट कम हो गई है, और हम कॉस्ट के कंसेप्ट से आज इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यहाँ पे आज हम इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को कवर करके चलेंगे किसकी टर्म्स में? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टर्म में। व्हेन इनपुट प्राइस आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट के जो प्राइजेस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। फैक्टर इनपुट के अंदर हम लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो फैक्टर इनपुट का जो प्राइस है वो कोई चेंज नहीं हुआ। जो लेबर है उसकी वेजेस में कोई चेंज नहीं है, लैंड है उसके रेंट में कोई चेंजेस नहीं है, कैपिटल है इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, एंटरप्रेनर है प्रॉफिट के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे जो फैक्टर इनपुट है उनके प्राइजेस कांस्टेंट है। ए डबलिंग इन द इनपुट, जब फैक्टर इनपुट को डबल किया जाता है यूज्ड बाय द फर्म विल एग्जैक्टली डबल टोटल कॉस्ट। इससे रिजल्ट क्या आता है कि जैसे ही फैक्टर इनपुट को डबल किया जाएगा रिजल्ट मिलेगा कि कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। येट एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कॉस्ट बोल दो, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट बोल दो, एक ही चीज़ होती है। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है अमाउंट ऑफ आउटपुट से तो उसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। यहाँ पे जो लिया गया आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनपुट परचेज बाय द फर्म, जो ये आउटपुट लिया जाएगा वो आउटपुट आएगा यहाँ पे जो इनपुट का यूज़ करके बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स के अंदर बोला गया है कि जब प्रोपोर्शनेट चेंज किया था आउटपुट के अंदर इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इनपुट इज कांस्टेंट, इट इम्प्लाइज रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, कहते हैं कि जितना आउटपुट में चेंज आया वो ज़्यादा चेंज आ गया किसके कंपेरेटिवली? इनपुट के कंपेरेटिवली। यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट लेके चलेंगे इनपुट का। तो यहाँ पे प्राइस है जो उसके अंदर कोई चेंज नहीं, इनपुट के प्राइस में चेंज नहीं है, लेकिन जो आउटपुट है वो ज़्यादा मिल गया किससे? इनपुट के कॉस्ट से। तो यहाँ पे कौन सा ला लागू हो जाएगा? तो रीज़न रहेगा कि एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, विच मीन्स जो एवरेज कॉस्ट कर्व वो क्या जाएगी? डाउनवर्ड जाएगी। इट ऑकर्स व्हेन द फर्म इज एंजॉइंग इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है? एंजॉय कर रही है इकोनॉमी ऑफ स्केल को। और नेक्स्ट इसमें रहता है कि इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल है जो लागू हो जाता है, क्योंकि जितना इनपुट के अंदर इंक्रीमेंट किया गया उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ जाता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल लागू हो जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो डाउन चली जाती है, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट कर्व है जो डिक्लाइन हो जाएगा, स्लोप यानी कि डाउनवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे फर्म क्या करती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एंजॉय करती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब कि उसको आउटपुट का लेवल बढ़ाने से बचते हैं जो होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट आता है व्हेन proportionate change in output is less than proportionate change in input, the average cost curve will increase, which means average cost curve will slope upward। तो यहाँ पे अगर जितना इनपुट में चेंज किया गया है उससे कम चेंज आउटपुट में आया है तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने फैक्टर इनपुट बढ़ाए गए हैं उससे कम अगर आउटपुट मिल रहा है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू हो गया है, जिस कारण से इंक्रीजिंग कॉस्ट है जो हो जाएगी लागू, जिसे हम बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि यहाँ पे फर्म को बचते होने की बजाय क्या हो रही है? डिस इकोनॉमी यानी कि नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से जो एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप क्या चला जाएगा? अपवर्ड चला जाएगा। When economies of scale are just neutralized by the diseconomy of scale, the proportional increase in output should be equal to proportionate increase in output. This implies constant average cost, or the cost curve tends to be horizontal straight line.
क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली थी वो न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं, किससे, डिसइकोनॉमी से। यानी कि जितनी इकोनॉमीज हुई उतनी ही डिसइकोनॉमीज हो चुकी हैं, दोनों क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं, जिस कारण से फिर कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में आता है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ पे तीनों की जो शेप है वो डिस्क्राइब की गई है। जो हमारे पास फर्स्ट कर्व है, यहाँ पे हमने देखा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, डाउनवर्ड चला गया, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया था। ये क्या रिजल्ट होता है इसका, कि जैसे फैक्ट्री इनपुट को बढ़ाया जाता है, फैक्ट्री इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट है जो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट डाउन चली जाती है, जिससे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या आता है, डाउन जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप क्या आती है, डाउनवर्ड जाती है, इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड शुरू होता है। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड है डायग्राम, ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने इकोनॉमीज हुई थी उतनी ही डिस इकोनॉमीज हो चुकी है, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, जिस कारण से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या कर्व क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो शेप है वो ओ एक्सिस से पैरेलल हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केस बनता है वो ये है कि जितना फैक्टर इनपुट बढ़ाया उससे कम अगर आउटपुट बढ़ाया, तो जिससे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो मिलती हैं, रिजल्ट क्या होता है कि कॉस्ट है जो एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है जो लागू हो जाता है, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसका स्लोप क्या चला जाता है, अपवर्ड चला जाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जो बढ़नी शुरू हो गई है जैसे जैसे आउटपुट के लेवल को बढ़ाया गया। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि जो थॉमस जे वेबस्टर है उनके हिसाब से जो अज्यूम करते हैं कांस्टेंट फैक्टर प्राइस, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया था कि जो फैक्टर प्राइजेज हैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, फैक्टर प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑकर्स व्हेन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन फॉलोइंग प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब मिलती हैं जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या जाती है, डाउन चली जाती है, डाउन चली जाती है। लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट क्या होता है, बढ़ता है, आउटपुट तो बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डाउन होती है, जिस कारण से फर्म इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलती हैं, जब पर यूनिट कॉस्ट है जो बढ़नी शुरू हो जाती है, पर यूनिट यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट के बढ़ने से क्या होता है, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज दोनों क्या होती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। इस कारण से जो शेप होती है कॉस्ट की वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी कि ओ एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए थॉमस के हिसाब से, इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। कहते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस जो एक्सप्लेन करते हैं शेप क्या रहेगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, वो इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है डाउन जाता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, बढ़ जाता है। डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जो बढ़ गई है जैसे आउटपुट को बढ़ाया गया। It may actual situations, however, neither of these extreme describe the behavior of LAC. A very modest scale of operations may enable a firm to capture all the economy of scale, and diseconomy of scale may not be occur until volume of output is very great. In this case, LAC would have a long हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है, जो हमने 3 फिगर्स ऊपर है जो शेप कवर की थी वहाँ पे एक एक करके हमें एक्सप्लेनेशन दी है जो हमने आपको पहले से बता दी है। इस तरीके से बच्चों ये आज की क्लास में कंटेक्स्ट बनता था कि कैसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कवर करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।